हेलो फ्रेंड्स, नीलांचल क्लासेस यूट्यूब पर मैं सुभाष चंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं और अपने कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का जो हमारा यहाँ पर सिलेबस चल रहा है उसी सिलेबस में आज मैं यहाँ पर आपके लिए जो लेकर के आया हूं वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, when we talk about present indefinite tense we have to find out it according its identity, and I have just noted down the identity over here. Identity ता है, ते है, ती है, ETCYS। इसके जो अंत में हमें मिलता है, इसकी जो पहचान होती है वो होती है ता है, ते है, ती है। ये सभी जो ध्वनियां हैं इसके बाद में मिलती हैं। और जैसा कि मैंने पहले आपको काइंड्स ऑफ अ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू इट्स मीनिंग में पढ़ाया था कि जो सेंटेंस होता है उसमें हमको एफर्मेटिव रखना होता है, नेगेटिव रखना होता है, इंटेरोगेटिव रखना होता है। तो आपने वो वीडियो भी वॉच की होगी। तो आज हम उसी वीडियो को लिंक करके यहां पर आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड यदि कोई भी समस्या हमारे सामने उत्पन्न होती है तो और हमने इस वीडियो को देख लिया है तो हम उसे आसानी से वहां पर स्कोर भी कन्वर्ट कर सकते हैं अपने एग्जाम में। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें जो सबसे पहले हमारा होता है असर्टिव का एफर्मेटिव और असर्टिव का नेगेटिव। तो हम एफर्मेटिव की बात करते हैं सबसे पहले। तो एफर्मेटिव यानी कि स्वीकारात्मक यानी कि पॉजिटिव। ओके, और जब हम इसकी बात करते हैं तो हमें इसमें क्या लेना है कि जो एफर्मेटिव होता है सबसे पहले हमें इसमें सब्जेक्ट लाना होता है। क्या लाना होता है? सब्जेक्ट। ओके, ध्यान से समझिएगा। जब हम इसमें सब्जेक्ट लेकर के आते हैं तो उसके तुरंत बाद जो हमको एक्शन यानी कि जो वर्ब लाना होता है वो एक्शन फर्स्ट होता है। ओके, और उसमें हम देन SEIS जो है वो ऐड कर देते हैं। और SEIS कब ऐड करते हैं कि जब हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो सिंगुलर होता है यानी कि एक वचन होता है। और तुरंत बाद हम उसके ऑब्जेक्ट लेकर के आते हैं। ऑब्जेक्ट भी मैंने बताया था अपने लास्ट वीडियो में कि भाई इसको कैसे फाइंड आउट करना है। देन वी हैव टू यूज ऑफ अदर वर्ड्स। ओके, इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल वी डोंट यूज a verb using s or es or adding s or es. We have to use only verb first. और ये verb first कब आती है? जब हमारा सब्जेक्ट कैसा होता है? प्लूरल होता है। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम इस पर एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा एफर्मेटिव होता है उससे हमें कैसे एरर मिल सकता है और हम कैसे उस एरर को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं और पुनः उसे अपने एग्जाम में एक अच्छे स्कोर में तब्दील करने में कामयाब हो सकते हैं। तो देखिए यहां पर हम इसमें एग्जांपल लिख देते हैं पहले कि सुरेश एज वेल एज his parents take food। सुरेश के साथ साथ उसके जो माता पिता हैं वो भी भोजन करते हैं। अब हमने यहां पर लिखा सुरेश एज वेल एज हिज पेरेंट्स टेक फूड। तो यू नो व्हेन वी यूज एज वेल एज, जब हम एज वेल एज का प्रयोग करते हैं यहां पर, तो जब हम एज वेल एज का यहां पर प्रयोग करते हैं तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है? सब्जेक्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग होता है, ना कि सब्जेक्ट सेकंड के। जबकि हमने यहां पर टेक लिया है तो यहां टेक के स्थान पर क्या होना चाहिए? टेक्स होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमें सुरेश के अकॉर्डिंग यहां पर जब एज वेल एज का यूज किया है तो जो मेन वर्ब हम यूज करेंगे वो सुरेश के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। चलिए हम नंबर 2 को देखते हैं। नंबर 2 लिख देते हैं। जरा हिंदी में मेरा वाक्य समझिएगा। वह रोजाना क्रिकेट खेलता है। अब वह रोजाना क्रिकेट खेलता है तो हम ऐसे बनाएंगे ही प्लेज क्रिकेट। ही प्लेज क्रिकेट
डेली, यानी कि वह रोजाना क्रिकेट खेलता है। अब यहीं पर ही यदि वो एग्जाम में यहां पर प्ले कर दे तो आपको पता है कि प्ले करने पर वहां पर वो एरर क्रिएट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ही जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमको क्या लगाना होता है? वर्ब फर्स्ट में SAES ऐड करना होता है। चलिए नंबर 3 को देखते हैं। नंबर 3 यहां पर कहता है कि both नितिन एंड his sister, both Nitin and his sister want to go to Delhi, यानी कि नितिन और उसकी सिस्टर दोनों ही दिल्ली जाना चाहते हैं। हिंदी में समझिएगा, नितिन और उसकी सिस्टर दोनों ही दिल्ली जाना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं यहां पर कि जब हम both and का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? both and का प्रयोग करते हैं, तो उसके साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लेकर के आते हैं वो किस रूप में लेकर के आते हैं? प्लूरल रूप में लेकर के आते हैं। तो जब हम प्लूरल रूप में यहां पर लेकर के आएंगे तो केवल क्या लाएंगे? वर्ब फर्स्ट। लेकिन अगर यहां पर वो वांट का वांट्स कर देता, यानी कि या तो वो नितिन के अकॉर्डिंग यहां पर इस्तेमाल करता या हिज सिस्टर के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करता, तो वो क्या हो जाता है? यहां पर एरर हो जाता है, क्योंकि बोथ एंड में हमको जब यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट बोथ एंड को, तो हमेशा जो मेन वर्ब का प्रयोग होगा वो प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा। और बोथ एंड जब नितिन की और उसकी सिस्टर की बात करते हैं तो यहां पर सब्जेक्ट कैसा हो जाता है? हमारा प्लूरल हो जाता है। चलिए हम इसी पर एक लास्ट और यहां पर एग्जांपल देख लेते हैं, और यहां लिखते हैं माई cousin wants to sell his old car. It means in हिंदी, मेरा जो कजिन है वो अपनी पुरानी कार को बेचना चाहता है। तो माई कजिन यानी कि मेरा जो भाई है, जो चचेरा भाई है, वो क्या चाहता है? वो अपनी पुरानी कार को बेचना चाहता है। देखिए यहां पर क्या एरर दे देता, वो कजिन के बाद में यहां क्या कर देता? कजिन ब्रदर कर देता। और आप लोगों को पता है कि कजिन के बाद ना तो हम ब्रदर का इस्तेमाल करते हैं और ना ही हम सिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी एरर ये दे सकता था कि कजिन के बाद वो क्या कर देता है? यहां पर वांट कर देता। और आपको पता है कि जब माई कजिन की बात हो रही है तो माई कजिन जो यहां पर दिया गया है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमें यहां पर क्या लेना होगा? माई कजिन वांट्स टू सेल हिज ओल्ड कार, यानी कि जो मेरा चचेरा भाई है वो अपनी पुरानी गाड़ी को बेचना चाहता है। तो मैं समझता हूं कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव है उसे आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब हम यहां से नेक्स्ट देखते हैं, और जब हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो थोड़ा सा हम यहां पर इसे एक ट्रिक के रूप में यहां देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज्यादातर जब हम स्टडी करते हैं और कहीं पर हमें टीच किया जाता है तो हमें सभी स्ट्रक्चर्स अलग अलग बताए जाते हैं, और हमें सभी स्ट्रक्चर्स को अलग अलग समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैसे नहीं है? देखिए, यदि यहीं पर ही आप स्पेशली ध्यान दीजिएगा, यूज ऑफ हु दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाए? यूज ऑफ हु, लेकिन वो कैसा हो? पॉजिटिव हो। यूज ऑफ हु का प्रयोग हो जाए मगर कैसा हो? पॉजिटिव हो। या यहां पर यूज ऑफ हु हो जाए और वो भी कैसा दे दिया जाए? विद नेवर हो, यानी कि नेवर के साथ प्रयोग किया जा रहा हो। ठीक है, जरा दोनों पंक्तियों को देखिएगा तो हमें इसमें चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और हम बड़े आसानी से जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है उसे ही यहां पर इस्तेमाल करेंगे, और हमें एक्स्ट्रा यहां पर माइंड जो है वो यूज करना नहीं पड़ेगा। देखिए, हु ऑलरेडी एक सब्जेक्ट होता है तो हमें यहां पर हु लिखना है, और पॉजिटिव है तो बाकी का जो है हमको जू का त्यों इस्तेमाल में करना है। और जू का त्यों जब हम लेकर के आएंगे तो बाद में क्वेश्चन मार्क यहां पर इसलिए लगाना है क्योंकि हु जो होता है वो क्या है? हमारा WH टाइप वर्ड है और सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है, तो हमें बाकी सब सेम रखना है। इसी प्रकार से जब हम हु और नेवर के साथ प्रयोग में लाते हैं तो हम यहां पर हु ले आते हैं, और उसके तुरंत बाद क्या लेकर के आते हैं? नेयर ले आते हैं, और नेयर के बाद
बाकी फिर पोर्शन जो है वो सभी हमें एज इट इज रखना है। और किसके जैसा रखना है? एफर्मेटिव के जैसा रखना है। चलिए मैं इसको हिंदी में भी बता देता हूं, आपको हिंदी के साथ में फिर इंग्लिश भी बता देता हूं। अभी मैं हिंदी में आपको बताता हूं कि कौन ऐसा कहता है। देखिए हमने एक वाक्य बोला कौन ऐसा कहता है, तो श्योर है कौन ऐसा कहता है यूज ऑफ हु है और पॉजिटिव है। कौन ऐसा कहता है तो हमें श्योर है कहने वाला एक है, तो हमें क्या लेना है? हु। सब्जेक्ट हम हु ले आए। अब ऐसा कहता है तो वर्ब फर्स्ट होगा तो क्या हो जाएगा? हु सेज, और क्या हो जाएगा? ऐसा कहना, सो। लेकिन अगर यहीं पर ही वो कह देता कि ऐसा कौन कहते हैं तो वो तुरंत हो जाता हु से सो, ऐसा कौन कहते हैं। चलिए हम इसी पर ही दूसरा वाक्य देख लेते हैं कि कक्षा में शोर कौन मचाता है, तो हम देख रहे हैं मचाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट हु के साथ आया है और वो भी पॉजिटिव है, तो हमें क्या करना होगा? कक्षा में शोर कौन मचाता है? हु मेक्स। हु हम ले आए सब्जेक्ट के स्थान पर। अब चूंकि मचाने वाला जो शोर है वो एक बंदा है, तो हमें वर्ब फर्स्ट में एस हु मेक्स क्या? अ नॉइज इन द क्लास। हु मेक्स अ नॉइज इन द क्लास। कक्षा में शोर कौन मचाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेयर के साथ। अभी हम कहें कि कौन कभी झूठ नहीं बोलता है, कौन कभी झूठ नहीं बोलता है, तो हम नेयर का प्रयोग कर रहे हैं। तो कौन कभी झूठ नहीं बोलता है तो हम क्या कहेंगे? हु। तुरंत हमने यहां पर देन नेयर लेकर के आना है। हु देन नेयर, हु नेयर टेल। अब उसमें हमको एस भी ऐड करना होगा क्योंकि कौन कभी झूठ नहीं बोलता है, तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और हु सब्जेक्ट के स्थान पर आया है यहां पर, तो हु नेयर अब टेल्स अ लाई। झूठ कौन कभी भी नहीं बोलता है। यहां पर देखिए अगर एरर होती तो टेल्स के स्थान पर क्या कर देता? स्पीक्स कर देता। और आपको पता है झूठ बोलना टेल अ लाई होता है, जबकि सत्य बोलना स्पीक द ट्रुथ होता है। इसी तरीके से फिर हम आगे बढ़ते हैं और इसी में हम एग्जांपल नंबर 2 ले लेते हैं नेवर के साथ। अब यहां पर वो बोलता है कि मैं कभी भी गीत नहीं गाता हूं, तो मैं कभी भी गीत नहीं गाता हूं। आई नहीं, कौन कभी गीत नहीं गाता है, सॉरी, क्योंकि मैं यहां पर हु का प्रयोग बता रहा हूं और वो भी कैसा? नेयर के साथ। तो कौन कभी गीत नहीं गाता है तो हु नेयर, और गीत नहीं गाता है तो एक वचन है तो सिंग्स हो जाएगा। हु नेयर सिंग्स और क्या? आ सॉन्ग। कौन कभी गीत नहीं गाता है। तो हमने देखिए एक ही पंक्ति से यूज ऑफ हु जो पॉजिटिव है उसको भी क्लियर किया और यूज ऑफ हु जो विद नेयर आ रहा है उसे भी क्लियर किया। चलिए हम सेकंड स्टेप की ओर चलते हैं और सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो चलिए हम नेगेटिव को यहां पर देखते हैं और जो आपका नेगेटिव है अब हम उधर की ओर चलेंगे, ठीक है। और नेगेटिव को जब हम देखेंगे तो देखेंगे हमने क्या चेंज इसमें करना है और जो हमने चेंज करना है वो आप भी यहां पर ध्यान से देखेंगे और हमें फिर से उसके साथ एक ऐसी पंक्ति को जोड़ना है, एक ऐसी लाइन को जोड़ना है जो हमारे लिए हेल्पफुल होगी कि हमने उसने लर्न ना करना पड़े। अब हम यहां पर नेगेटिव को लेकर के आ रहे हैं, नेगेटिव टाइप ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हमने सीधा है कि सब्जेक्ट लेकर के आए अभी हम, अब हम यहां पर ये नहीं लेकर के आएंगे और हम यहां पर क्या करने वाले हैं देखते हैं। यहां पर हमने सबसे पहले लेकर के आना है डज नॉट। क्या लेकर के आना है? डज नॉट। उसके साथ ही हमने जो एक्शन है, क्या है एक्शन, वो हमने केवल क्या करना है यानी कि वर्ब फर्स्ट लेकर के आना है। क्या लेकर के आना है? वर्ब फर्स्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स। लेकिन यदि वो कैसा हो जाता है सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो यहां पर क्या लेकर के आएंगे आप? डू नॉट लेकर के आएंगे। देखिए लिखा हुआ है। अब इसी में ही एक बात और, यदि यहां पर यूज ऑफ हु आ जाता है, क्या आ जाता है? यूज ऑफ हु आ जाता है और यूज ऑफ हु में भी क्या आ जाए? वो सिंपल नेगेटिव। देखिए वहां पर वो नेयर था लेकिन अब यहां पर क्या है? सिंपल नेगेटिव। यदि वो आ जाता है तो आपने केवल यहां क्या करना है? सब्जेक्ट के स्थान पर केवल क्या रख देना है?
हु रख देना है और बाकी आपने जो है वो एज इट इज जैसा है ऐसा ही इस्तेमाल करना है। देखिए अब हम इसने फिर से एग्जांपल्स के जरिए देखें और यहां पर लिख देता है वो कि मेरा भाई दिन में 2 बार खाना नहीं खाता है। तो मेरा भाई दिन में 2 बार खाना नहीं खाता है तो हम ऐसे लिखेंगे माई ब्रदर। अब माई ब्रदर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट। माई ब्रदर डज नॉट टेक फूड ट्वाइस इन अ डे, यानी कि एक दिन में वो कितने बार खाना नहीं खाता है? 2 बार खाना नहीं खाता है। देखिए अब यदि यहां पर वो डज नॉट के स्थान पर क्या दे देता, डू नॉट दे देता, तो एक एरर बन जाता है क्योंकि माई ब्रदर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें क्या लाना पड़ेगा, डज नॉट। या यहां पर डज नॉट के साथ वो क्या करता कि टेक के स्थान पर वो क्या कर देता, टेक्स कर देता। तो आपको पता है कि ये पॉजिटिव में यूज होना था तो यहां पर भी एरर हो जाती। तो माई ब्रदर डज नॉट टेक फूड ट्वाइस इन अ डे। अब इसी पर ही हम दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं और अब हम यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट को यूज करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट हमारा कहता है कि वे हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं। वे हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं तो श्योर है कि दे, और जब प्लूरल हो गया दे तो दे डू नॉट टीच अस इंग्लिश। दे डू नॉट टीच अस इंग्लिश। देखिए मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी यहां पर दे देता हूं फिर से। अगर वो इंग्लिश से पहले यहां दा लगा देता है तो वो एक एरर क्रिएट हो जाता है। और वो क्यों हो जाता है? क्योंकि दा इंग्लिश जैसे ही हम इस्तेमाल करेंगे तो वो वहां पर अंग्रेजी विषय के रूप में इस्तेमाल होगा, जबकि इंग्लिश केवल इंग्लिश, यदि बेयर इंग्लिश ही हम लेकर के आते हैं और विदाउट दा लाते हैं तो वहां पर इंग्लिश का मतलब विषय हो जाता है। तो वे हमें इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं। अब यदि यहीं पर ही वो डज दे देता तो आपको पता है कि दे जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम डज का प्रयोग नहीं कर सकते। तो आप पहला वाला जो नियम है हमारा नेगेटिव का, उसे अब आप इन एग्जांपल्स के जरिए समझ गए होंगे। लेकिन अब हम यूज ऑफ हु को देखने की कोशिश करें तो यूज ऑफ हु से रिलेटेड जब हमारा एग्जांपल निकल के आता है तो वो कह रहे हैं कि केवल हमने हु को चेंज करना है। जैसे कि अब हम यहां पर एक एग्जांपल बोल रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि कौन उसे नहीं डांटता है। कौन उसे नहीं डांटता है तो सब्जेक्ट सिंगुलर है हु, ठीक है। हु डज नॉट स्कॉल्ड हिम। हु डज नॉट स्कॉल्ड हिम, उसे कौन नहीं डांटता है। हु डज नॉट स्कॉल्ड हिम, उसे कौन नहीं डांटता है। क्योंकि आपको पता है कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ क्या आएगा, डज नॉट आ जाएगा। और जैसे ही डज नॉट आता है बी हैव डू फॉर्म के साथ हम फर्स्ट फॉर्म लाते हैं, यानी डू डिड और डज के साथ, तो यहां पर ये सही हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा देख लेते हैं। अब हम इसको प्लूरल में देख लें। हम देख रहे हैं कि कौन वो लोग थे जिन्होंने चाय नहीं पीते हैं। कौन कौन वो लोग हैं जो चाय नहीं पीते हैं। तो अभी जब हम देखें तो हु डू नॉट, हिंदी में देखिएगा टेक टी हेयर, हु डू नॉट टेक टी हेयर, लेकिन हिंदी में समझिएगा हु डू नॉट टेक टी हेयर। यदि मैं हिंदी में लिखता हूं कि यहां कौन चाय नहीं पीते हैं तो ये वाक्य सही है, यहां कौन चाय नहीं पीते हैं। लेकिन आपको पता है हमें इसको यही बोलना होगा कि यहां वो कौन कौन बंदा है जो चाय नहीं पीता है। तो हमें श्योर है कि यहां डू के स्थान पर क्या करना पड़ेगा, डज करना पड़ेगा। हु डज नॉट टेक टी हेयर, यहां चाय कौन नहीं पीता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब हम नेगेटिव को लाएं और सिंपल नेगेटिव भी हम लेकर के आए हु के साथ में तो हमें चेंज कुछ नहीं करना है, केवल सब्जेक्ट के स्थान पर क्या लेकर के आना है, हु लेकर के आना। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड लास्ट है। और उसको जब हम देखें तो वो इंटेरोगेटिव टाइप आता है इसका। तो चलिए हम इंटेरोगेटिव टाइप को भी बिना समय गवाए देख लेते हैं। और चलिए अब हम इंटेरोगेटिव यहां पर देख रहे हैं कि ये इंटेरोगेटिव क्या है। तो चलिए इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक। तो when I was teaching you about the various types of a sentence according to its meaning,
तो मैंने उसमें बताया था कि जो इंटेरोगेटिव होता है उसके दो अलग अलग टाइप होते हैं। और इंटेरोगेटिव एक तो यस नो टाइप यानी कि सिंपल क्वेश्चन होता है, और एक होता है हमारा वाई टाइप यानी जिसे हम WH टाइप बोल देते हैं। उसमें भी हमारा जो होता है वो रीजन टेलर होता है। तो देखिए अभी हम दोनों तरीके से देखें। जब हम बात इंटेरोगेटिव की कर रहे हैं INTERROGATIV, इंटेरोगेटिव टाइप की जब हम बात कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, पहले WH टाइप लेकर के आएंगे, ठीक है। WH टाइप वर्ड यानी कि कब, क्यों, कहां, कैसे वाक्य के बीच में आ जाता है हिंदी में, तो उसे इंग्लिश में सबसे पहले लेकर के आते हैं। तो WH टाइप वर्ड यहां पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद श्योर है कि आप हेल्पिंग वर्ब लेकर के आएंगे, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में आदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डस और प्लूरल है तो डू, और ये कब लाएंगे, जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा, ओके। अब उसके तुरंत बाद ही नेगेटिव वर्ड नॉट, और यहां पर क्या हो जाएगा, जो एक्शन है, जो वर्ब है, वो कैसी हो जाएगी, फर्स्ट हो जाएगी। देन आपको क्या लाना होगा, ऑब्जेक्ट लाना होगा डियर, और ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। आखिर में आपको पुट क्वेश्चन साइन करना है, यानी कि आपको जो क्वेश्चन है वो रखना है। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। तो इसको थोड़ा हम देखिए इसमें दो बातें हो सकती हैं। एक तो सिंपल हो सकता है, जब भी सिंपल क्वेश्चन होता है, यस नो टाइप क्वेश्चन होता है, तो वो कहां से शुरू होता है, यस नो टाइप क्वेश्चन यहां से शुरू होता है, यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। और अगर वो रीजन टेलर यानी कि WH टाइप वर्ड को लेकर के आता है, तो वो कहां से शुरू होता है, यहां से शुरू होता है। हम दोनों पर ही प्रैक्टिस करेंगे, हम देखेंगे कि कैसे हम इसको सही से कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं यानी कि किसकी, सिंपल क्वेश्चन की, तो हम सीधी बात है क्या से शुरू करेंगे और हाँ या ना में उसका जवाब लेंगे। तो जैसे हम यहां पर एक एग्जांपल बोले, आप एग्जांपल को सुन रहे होंगे सभी हिंदी में, ठीक है, उससे थोड़ा टाइम ज्यादा वेस्ट होगा यदि मैं उसे यहां लिखता हूं। तो अभी हम यहां पर बोल रहे हैं कि क्या उसके पिताजी उसे डांटते हैं, तो हमें इसका रिप्लाई क्या मिल रहा है, हाँ या ना, या तो डांटते हैं या नहीं डांटते हैं। तो हमने देखा क्या उसके पिताजी उसे डांटते हैं, तो हम यहां पर डज हिज फादर is called him, हमने ऐसे लिख दिया, जरा देखिएगा, does his father is called him। तो पहले तो ये समझिए कि क्या उसके पिताजी उसे डांटते हैं, जब सब यहां हमने फादर के अकॉर्डिंग, देखिए हम फादर को रेस्पेक्ट दे रहे हैं तो हम कह रहे हैं डांटते हैं, लेकिन फादर है तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट ना, तो इसलिए हमने यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या लाना होगा, डज लाना होगा। और जैसे ही हम डज लाए हैं तो उसके बाद हमने यहां पर देखा कि नॉट तो हम लेकर के आए, लेकिन यहां पर हमने सब्जेक्ट भी तो लाना है, कि जो अभी हम यहां पर लिखेंगे। तो हमने यहां सब्जेक्ट लिखा, तो डज हिज फादर, तो हम डज के बाद क्या लाए, हिज फादर सब्जेक्ट लेकर के आए। अब यहां नॉट है नहीं तो वर्ब फर्स्ट लाना है, तो एरर क्या है, डज हिज फादर इज कॉल्ड हिम, क्या उसके पिताजी उसे डांटते हैं। तो हमने इसको अब समझ गए होंगे कि किस प्रकार से बनाया। इसी प्रकार से देखिए दूसरा वाक्य देख लीजिए। अब दूसरा वाक्य कहता है कि क्या अर्जुन के भाई का मित्र, क्या अर्जुन के भाई का मित्र मुझे पढ़ाता है, क्या अर्जुन के भाई का मित्र। देखिए डबल एपस्ट्रॉफी का प्रयोग हम इंग्लिश में नहीं करते हैं। मैंने आपको बताया था कि यदि डबल एपस्ट्रॉफी आ जाता है तो पहले हमने थर्ड नाउन लेकर के आना होता है, उस देन हमें फर्स्ट नाउन विद एपस्ट्रॉफी लाना होता है, और सेकंड नाउन जो होता है उसे हम विदाउट एपस्ट्रॉफी प्रयोग में लाते हैं। तो हमने क्या कहा कि क्या अर्जुन का भाई मुझे पढ़ाता है, तो क्या अर्जुन का भाई, तो यहां पर अगर हम कहें क्या अर्जुन के भाई का मित्र, तो क्या अर्जुन के भाई का मित्र तो सिंगुलर हो गया, तो डज द फ्रेंड, थर्ड नाउन, डज द फ्रेंड ऑफ अर्जुन्स, ये देखिए अर्जुन्स ब्रदर, क्या अर्जुन के भाई का मित्र, तो डज द फ्रेंड ऑफ अर्जुन्स ब्रदर टीच मी, मुझे पढ़ाता है। देखिए यहां पर यदि वो टीचर्स दे देता तो आपको पता है वो एरर हो जाता। क्यों हो जाता, क्योंकि हम
जब हेल्पिंग वर्ब शुरू में लेकर के आए डू या डज तो हम उसमें नहीं इसका इस्तेमाल करें। सेकंड ये हो जाता कि यहां पर वो आई दे देता तो ये भी एरर हो जाता, क्योंकि हम यहां ऑब्जेक्टिव केस ला रहे हैं ना कि सब्जेक्टिव केस। तो क्या अर्जुन के भाई का मित्र मुझे पढ़ाता है, तो डज द फ्रेंड ऑफ अर्जुन्स ब्रदर टीच बी। मैंने अभी कहा था अगर हम इसको ऐसे लिख दे, जरा ध्यान दीजिएगा, नोट कीजिएगा, अगर हम इसको ऐसे लिख देते डज अर्जुन्स ब्रदर्स फ्रेंड, तो ये 100% मिस्टेकन होता। मैंने बताया कि ये क्या है, हमारी फर्स्ट नाउन है, ये क्या है, हमारी सेकंड नाउन है, और ये क्या है, थर्ड नाउन है। इसे सही करने के लिए हमने क्या करना था, द देन थर्ड नाउन, ठीक है, देन देखिए द फ्रेंड, देन ऑफ, देन हमने क्या करना था, जो फर्स्ट था फर्स्ट नाउन, और फर्स्ट नाउन में भी क्या करना था, विद एपिस्ट्रोफी, देन सेकंड नाउन लाना था और वो क्या करना था, विदाउट एपिस्ट्रोफी। तो ये स्ट्रक्चर आपको यूज करना होता है। क्लियर हुआ? चलिए अब हम वाई टाइप वर्ड को यहां पर देख लें। अब हम ऐसे बोले कि वह कहां रहता है। अभी हमने बोला कि वह कहां रहता है, वह कहां रहता है, तो WH टाइप वर्ड है इसमें वेयर, और वह कहां रहता है, तो वेयर के तुरंत बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लाना है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वेयर डज, देन हमने सब्जेक्ट लाना है वेयर डज ही, और यहां पर क्या कर दे, लिव। इफ वी डोंट वांट टू यूज लिव ओवर हियर तो वेयर डज ही पुट अप, तो वह कहां रहता है, तो हमने इसको सही कर दिया। नंबर 4 को देख लीजिए। नंबर 4 है यहां पर कि वो ऐसा क्यों करते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं, तो व्हाई डू दे डू। अब यहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकता है कि ये 2 बार डू क्यों आ गया है, ये सेकंड टाइम में हम डू क्यों लेकर के आए हैं। तो देखिए यहां पर जो ये डू है ये तो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहां पर जो ये डू है ये क्या है, मेन वर्ब है। व्हाई हेल्पिंग वर्ब डू, वाई के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब डू आ गया, उसके तुरंत बाद हम सब्जेक्ट ले आए और फिर वर्ब फर्स्ट में क्या आना था, सेकंड। तो व्हाई डू दे डू, वे ऐसा क्यों करते हैं। और देखिए प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके अलावा भी एक वाक्य का अलग से बोल दिया जाता है और उसमें स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है उसे बनाने में, और उसे ज्यादातर टीचर बताते भी नहीं है, जिसमें आ जाए तो, जिसमें हम हिंदी में एक शब्द लगा देते हैं निपात तो। जैसे अभी हम बोलते हैं कि वह तो खाता है, अभी देखिए यहां पर वाक्य देखिएगा, वह तो खाता है, तो हमने क्या बनाना है, ही डज ईट, ही डज ईट, वह तो खाता है, बस हेल्पिंग वर्ब ले आते हैं। और हम कहते हैं कि वे तो जाते हैं, तो वे तो जाते हैं तो दे डू गो, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसका हम वहां प्रयोग कर देते हैं। ही डज ईट, वह तो खाता है, दे डू गो, वे तो जाते हैं। तो मैं समझता हूं प्रिय विद्यार्थियों कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड जितने भी आपकी क्वेरीज होंगी उनका आपको इसमें समाधान मिला होगा और आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। और मैं जल्द ही प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेक्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट पर जो प्रैक्टिस है वो आपके सामने लेके आऊंगा, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी। तो मुझे लगता है कि आपने इसको बहुत अच्छे से समझा होगा, आपके समझ में आया हो बहुत अच्छे से। तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और जिस भी प्रिय स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इसकी प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल द नीलांचल क्लासेस पर भी प्रैक्टिस हेतु फॉलो कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा, मैं जल्द ही पुनः आपसे मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।